Hey everyone, Dr. Swapn this side. Welcome back to my YouTube channel Dental Expertise, your ultimate destination for previous year MCQs and smart preparation for dental competitive exams, where we offer solved MCQs with a detailed explanation and past year questions from state-wise dental surgeon exams like MPPSC, UPPSC, Haryana PSC, Jharkhand PSC, like this, okay? So subscribe now and hit the bell icon to never miss an update. आज की स्मार्ट टिप और ट्रिक क्या है कि जब आप किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा सुनेंगे वो उतना ही अच्छे से आपको याद होता जाएगा। जैसे जब आप किसी सॉन्ग को सुनते हैं बार बार तो इसके लिरिक्स आपको अपने आप ही याद हो जाते हैं। तो वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस के वीडियो आपको डेली सुनने हैं ताकि आपको वो क्वेश्चंस भी याद हो जाएं, उनके आंसर्स भी याद हो जाएं और एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से याद हो जाएं, ताकि आप इजीली अपने मार्क्स बूस्ट कर सकें। ओके, तो आज की ये टिप है कि आपको जो भी चीज़ें एटलीस्ट 2 आवर्स तो आपको देना ही देना है डेली, ताकि आप ये क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकें। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 16 क्रोमोसोम, 18 क्रोमोसोम, 21 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। तो डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 भी बोलते हैं। ट्राइसोमी 21 is a congenital condition that makes an extra copy of 21 chromosome. ओके, तो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के हर सेल में 23 पेयर होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो हर क्रोमोसोम की नॉर्मली क्या होता है, 2 कॉपीज होती हैं, यानी कि पेयर में होते हैं वो। लेकिन डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसकी 3 कॉपीज हो जाती है। ओके, तो इसे ट्राइसोमी 21 कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रीटमेंट ट्रायंगल वाज गिवन बाय G.Z. Wright, Henry Campe, Evangelion Jordan, एडल्स्टन। तो पीडियाट्रिक ट्रायंगल जो है ये किसने डिस्क्राइब किया था? बाय द डॉक्टर जी राइट इन 1975। ओके, एंड इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड, पेशेंट एंड डेंटिस्ट। ओके ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये किसने दिया था? जी राइट ने। ओके, तो इसमें क्या होता है कि डेंटिस्ट और पेरेंट दोनों बेस पे होते हैं और एपेक्स भी होगा चाइल्ड। ओके, तो अभी एक नया ऐड हो गया है इसमें, सोसाइटी, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ट्रीटमेंट ट्रायंगल किसने दिया था? जी राइट ने। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीरियर बाइट प्लेन इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ डीप बाइट, क्राउडिंग, एंटीरियर क्रॉस बाइट और पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। तो एंटीरियर बाइट प्लेन जो है ये मेनली यूज किया जाता है व्हेन द ऑक्लूजन इंटरफेयर विद द टूथ मूवमेंट और व्हेन वी हैव डीप बाइट, या जिसे ओवर बाइट भी कहते हैं। ओके, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर द डीप बाइट, या ओवर बाइट भी आ सकता है आपको नेक्स्ट टाइम ऑप्शन में। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेली डाइटरी रिकमेंडेशन of calcium in children is 600 to 800 mg, 800 to 1200 mg, 1200 to 1600 mg, 1600 to 2000 mg। तो यहाँ मैंने आपको शो किया हुआ है चिल्ड्रन का कि मतलब 500 से स्टार्ट होगा रिकमेंडेशन, कहाँ तक जाएगा? 1300 तक। एडल्ट में क्या होगा ये? 1000 टू 1200। ओके, एंड प्रेग्नेंट में कितना होना चाहिए? 1300, और 90 टू 50 के बीच में 1000 होना चाहिए। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज 800 टू 1200। ओके, द डेली डाइटरी रिकमेंडेशन ऑफ कैल्शियम इन चिल्ड्रन इज 800 टू 1200 mg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज nickel content in stainless steel crown is 17 to 19%, 10 to 13%, 12 to 14%, 11 to 12%। तो यहाँ मैंने आपको कंपोजिशन शो किया हुआ है कि स्टेनलेस स्टील क्राउन में निकल का कितना कंटेंट होता है और निकल बेस्ड क्राउन में निकल का कितना कंटेंट होता है। तो स्टेनलेस स्टील क्राउन में कितना होना चाहिए, जिसे रॉकी माउंटेन भी बोलते हैं, तो वो भी आपको ऑप्शन में आ सकता है। ओके, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन हो कि निकल कंटेंट इन रॉकी माउंटेन क्राउन इज। ओके,
तो यहाँ पे क्या होता है 17 to 19% क्रोमियम होता है, 10 to 13% निकल होता है, 67% आयरन और 4% माइनर एलिमेंट होते हैं। ओके, जबकि निकल बेस्ड जो क्राउन होता है उसमें क्या होता है 72% निकल होता है। ओके, 14% chromium, 6 to 10% iron, 0.04% carbon and 0.35% manganese and 0.2% silicon. तो करेक्ट आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 to 13%। ओके, तो निकल कंटेंट कितना होगा स्टेनलेस स्टील क्राउन में 10 to 13%, जबकि निकल बेस क्राउन में कितना होगा 72%। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है कि स्टेनलेस स्टील क्राउन को रॉकी माउंटेन भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Epstein pearl are found on the crest of the ridge along mid-palatine raphe, midline of mandible, on the buccal surface of incisor. And the correct answer for this question is along mid-palatine raphe. ओके, तो एप्स्टीन पर्ल्स जिसे पैलेटल सिस्ट या जिंजाइवल सिस्ट भी कहते हैं, ये हार्मलेस सिस्ट होती है जो कि कहाँ पे मिलती है मिड पैलेटाइन रेफे में। ओके, और द रूफ ऑफ द माउथ इन न्यूबॉर्न बेबीज। ओके, तो ये क्या होते हैं एक्चुअली, ये केराटिन फिल्ड सिस्ट होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज के पैलेट पे डेवलप होते हैं। ओके, और इनका साइज जो होता है वो कितना होता है 1 to 3 mm होता है, और ये सॉफ्ट टिश्यू में ट्रैप्ड एपिथेलियल सेल्स से बनते हैं। ओके, ये नॉन पेनफुल होते हैं और इसे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो एप्स्टीन पर्ल आर फाउंड इन अलोंग मिड पैलेटाइन raphe. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज period of mixed dentition growth spurts in boys 10 to 11 years, 7 to 10 years, 12 to 13 years और 8 to 11 ईयर। तो ग्रोथ स्पर्ट जो है मॉडिफाई किसने किया था, बिजॉक ने किया था इन 1975 में। उनके अकॉर्डिंग क्या होता है प्रीनेटल जस्ट बिफोर बर्थ, पोस्टनेटल 1 ईयर आफ्टर बर्थ। मिक्स डेंटिशन ग्रोथ स्पर्ट जो है वो फीमेल में होगा 7 to 9, मेल में होगा 8 to 11, एंड प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट होगा फीमेल में 11 to 13 एंड मेल में 14 to 16। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 8 to 11 ईयर्स। मिक्स डेंटिशन कब से स्टार्ट होगा, फीमेल में 7 to 9 और मेल में 8 to 11। और यहाँ से आपको ये क्वेश्चन भी बनता है कि प्री प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट्स कितनी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। 11 पे आप एंड कर रहे थे मिक्स डेंटिशन, तो 11 से ही स्टार्ट होगी प्री प्यूबर्टल। ओके, तो फीमेल में होगी 11 to 13 ईयर और मेल में होगी 14 to 16 ईयर। ओके, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन रेडी होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग जीआईसी इज यूजिंग ए स्पिट एंड फिशर सीलेंट, टाइप 6, 8, 4 और 9। तो यहां मैंने आपको लिस्ट शो की हुई है जीआईसी की अकॉर्डिंग टू यूज। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या होगा टाइप 4। यहाँ पे देखिए टाइप 4 में पिट एंड फिशर सीलेंट की तरह जीआईसी को यूज करते हैं। और ये भी आ सकता है कि पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री में जीआईसी का कौन सा टाइप यूज होता है, तो टाइप 9। ओके, तो यहां से भी ये 2 क्वेश्चंस निकल रहे हैं आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एविडेंस of calcification of primary teeth begins approximately at 11 weeks in utero, 14 months in utero, 16 month in utero और 6 month in utero। तो 6 वीक इन यूट्रो में क्या होता है कि प्राइमरी टीथ की इनिशिएशन होती है बर्थ स्टेज की। ओके, और 11th वीक में, जबकि यहाँ पे 14 नहीं दिया हुआ है, तो 11th वीक को यहाँ करेक्ट माना जाएगा। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन देखा जाता है। ओके, एंड 14 to 18 वीक्स में क्या होता है कि जो सारे प्राइमरी टीथ का कैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा 11 वीक्स इन यूट्रो। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कैल्सिफिकेशन ऑफ प्राइमरी टीथ begins approximately at 11 weeks in utero. Okay, classical conditioning proposed by Skinner, Pavlov, Piaget और Hazel। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके लिए, स्किनर ने क्या दिया था ओपरेंट कंडीशनिंग, पैवलोव ने क्या दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, एंड पिजेट ने क्या दिया था कॉग्निटिव थ्योरी। ओके, तो अभी पूछा गया है क्लासिकल कंडीशनिंग, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैवलोव। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसाइजर लाइबिलिटी इज मैक्सिला 3 mm, mandibular 5 mm, maxilla 7 mm, mandibular 5 mm, maxilla 5 mm, mandibular
7 mm, मैक्सिला 5 mm, मैंडिबुलर 3 mm। तो सबसे पहले इंसाइजर लाइबिलिटी होती क्या है? तो the permanent incisors are larger than the primary teeth they replace, and this difference between the amount of space needed for the accommodation of incisors and the amount of space available, okay, this is called the incisor liability, okay। तो मैक्सिलरी आर्च में कितनी होती है? 7 mm, और मैंडिबुलर में होती है 5 to 6 mm। यहाँ पे 6 दिया हुआ है, बट 5 to 6 mm is correct, okay। So the correct answer for this question is maxillary arch में 7 mm and mandibular में 5 mm, okay। Now next question is, E.H. Engel introduced his classification of malocclusion in 1988, 1899, 1901, 1801, and the correct answer for this question is 1899। तो एडवर्ड एच एंगल ने 1899 में फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ malocclusion पब्लिश किया था, okay। And this classification are based on the relationship of the mesiobuccal cusp of the maxillary first molar and buccal groove of the mandibular first molar, okay। Now next question is, the most important synchondrosis for the growth modification is sphenoethmoidal, spheno-occipital, intersphenoidal और intermaxillary। तो spheno-occipital synchondrosis क्या होता है? It is located in the midline between the sphenoid and occipital bones। किस किस के बीच में होती है? sphenoid और occipital bones के बीच में, okay। It is considered the most important growth center in the cranial base। तो ये most important growth center होता है cranial base के लिए, because its late ossification and contribution to postnatal cranial base growth, okay। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वाला है? स्फीनो-ऑक्सिपिटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोमेंट ऑफ फोर्स इज फोर्स परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ रोटेशन, फोर्स इनटू फ्रॉम सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस, एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, फोर्स इनटू रेंज। तो क्या फॉर्मूला आता है? मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस from the line of action of the force to the axis of rotation, okay। moment is equal to F into D, okay। तो क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे टॉर्क भी कहते हैं? ये भी आपको याद रखना है कि इसे मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क भी कहते हैं। ये एक रोटेशनल इफेक्ट होता है जो फोर्स लगाने की जगह और रोटेशन के सेंटर के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ओके। तो फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया है कि मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, ओके। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, ओके। और इसे मेजर किस में किया जाता है? न्यूटन मीटर, NM, ओके। ये भी आपको याद रखना है, ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, इसमें को मेजर किस में किया जाता है? NM, okay। Now next question is, third order bands are in out bands, tip back bands, torquing bands और एंटी रोटेशन बैंड। तो ऑर्थोडोंटिक्स में वायर बैंडिंग्स को 3 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है, फर्स्ट ऑर्डर बैंड, सेकेंड ऑर्डर बैंड एंड थर्ड ऑर्डर बैंड, ओके। तो जो फर्स्ट ऑर्डर बैंड है वो इन एंड आउट बैंड होता है, जो कि बक्कोलिंगुअल पोजीशन को करेक्ट करता है, ओके। सेकेंड ऑर्डर बैंड क्या होता है? ये टिप बैक एंड होता है, जो कि मीजियो डिस्टल एंगुलेशन को कंट्रोल करने में किया जाता है, ओके। एंड थर्ड ऑर्डर बैंड क्या होता है? ये टॉक बैंड होता है, जो रूट पोजिशनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो टॉकिंग बैंड्स हैं, थर्ड ऑर्डर बैंड को क्या होता है? टॉकिंग बैंड्स कहते हैं, और ये बैंड्स रूट मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए दिए जाते हैं, ओके। तो ये बक्कोलिंगुअल रूट पोजिशनिंग और इंक्लिनेशन को मॉडिफाई करते हैं, ओके। तो अब पता हो गया आपको कि ये तीनों जो बैंड्स हैं वो किस किस के लिए यूज होते हैं, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थर्ड ऑर्डर किसके लिए होता है? टॉकिंग बैंड होता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंटीरियर बोल्टन रेशियो इज 77.2%, 91.3%, 88.2%, 91.7%। तो जो बोल्टन एनालिसिस है
वो टूथ साइज डिस्क्रिपेंसी को एनालाइज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्थोडोंटिक मेजरमेंट होता है। ये मैक्सिलरी और मैंडिबुलर टीथ के मीजो डिस्टल विड्थ के रेशियो को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। ओके, तो आइडियल एंटीरियर रेशियो जब व्हेन द 6 एंटीरियर टीथ इन ईच आर्च मेजर करते हैं तो कितना होना चाहिए? 77.2%. And sum of the mesodistal width of the teeth in each arch from first molar to first molar 12 teeth के लिए कितना होगा? 91.3%. लेकिन अभी आपको एंटीरियर पूछा गया है। ओके, तो ओवरऑल बोल्टन रेशियो कितना होगा? 91.3%. लेकिन अभी सिर्फ एंटीरियर पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 77.2%. तो आपको ये भी आ सकता है कि ओवरऑल बोल्टन रेशियो अगर पूछा गया है तो कितना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मसल अफेक्टेड इन टॉर्टिकोलिस, lateral pterygoid, sternocleidomastoid, buccinator or temporalis. Torticollis is the stiff neck that makes it hard and painful to turn your head. Okay, in older kids or adults it can happen after sleeping in awkward position. तो ये बहुत बार होता है जब अपन ऑकवर्ड पोजीशन में सो जाते हैं तो बोलते हैं यार नेक में पेन हो रहा है, मैं टर्न नहीं कर पा रहा हूँ, इस टाइप से, है ना। तो ये किसके कारण होता है? बिकॉज ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल के अफेक्टेड होने के कारण। ओके, तो टारगेटेड मसल क्या होगी? स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। ओके, तो उसे क्या बोलते हैं? जो कंडीशन होती है उसे बोलते हैं टॉर्टिकोलिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th theorem of retention was put forth by R. Riddle, W. R. Profit, A. Lutstrom, R. E. Moyers. तो क्या है कि इसमें 10th थ्योरम है रिटेंशन की, जिसमें से 9 किसने दी थी? रिडल ने, एंड द लास्ट वन बाय मॉयर। ओके, तो ये आपको याद रखनी है कि बाकी 9 किसने दी थी? रिडल ने दी थी, और 10th किसने दी थी? R. E. Moyer ने। ओके, now next question is normal nasolabial angle necessitates the extraction of upper first molar, upper second premolar, upper incisor और none of the above. तो nasolabial angle एक important measurement होता है नोज और अपर लिप के बीच के एंगल को मेजर करने के लिए। ओके, और ये एंगल नॉर्मली फेशियल एस्थेटिक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जो नॉर्मल नेजियोलेबियल एंगल होता है उसकी रेंज क्या होती है? 90 डिग्री टू 120 डिग्री के बीच। ओके, और अगर ये एक्सेस हो गया, ओके, एक्सेसिव हो गया या ऑब्ट्यूज एंगल में पहुंच गया तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है वो टीथ का एक्सट्रैक्शन के लिए प्लान करते हैं। ओके, ताकि वो लिप पोजीशन और फेशियल एस्थेटिक को इंप्रूव कर सके। ओके, नॉन ऑफ द अबव आंसर होगा। ओके, किसी भी एक्सट्रैक्शन की जरूरत नहीं होगी अगर नेजियोलेबियल एंगल नॉर्मल होगा तो। अगर ऑब्ट्यूज हुआ यानी कि ज्यादा हुआ तभी आपको एक्सट्रैक्शन करना होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स ऑर्थोडोंटिक्स refers to repeated orthodontic treatment, camouflage treatment, decompensation or treatment using lingual appliance. तो decompensation make the maxillomandibular dental relation temporarily worse and it is called reverse orthodontics. Okay, तो decompensation is the correct answer for this question. Okay, तो क्या होता है decompensation का मतलब? क्या होता है कि कंपनसेटेड मॉल ऑक्लूजन को ट्रीट करना जिसमें जॉ और टीथ का रिलेशनशिप पहले से डिस्टॉर्टेड हो। ओके, तो ये कंडीशन तब होती है जब टीथ और जॉ को नॉर्मल रिलेशनशिप में लाने के लिए अपोजिट ट्रीटमेंट किया जाता है। ओके, तो रिवर्स ऑर्थोडोंटिक में कंपनसेटेड मॉल ऑक्लूजन को रिकरेक्ट किया जाता है जिसे डीकंपनसेशन कहा जाता है। ओके, तो रिवर्स ऑर्थोडोंटिक्स इज आल्सो रिफर्ड एज डीकंपनसेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Swan neck deformity of the finger is seen is osteoarthritis, rheumatoid arthritis, osteomalacia or osteoporosis. And the correct answer for this question is rheumatoid arthritis. Okay, तो इसमें क्या होता है? Swan neck deformity एक फिंगर की डिफॉर्मिटी होती है जिसमें फिंगर का जो प्रोक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला जॉइंट है ना, तो ये हाइपर एक्सटेंडेड हो जाता है और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ये है ना, तो ये जो है ये फ्लैग्स हो जाता है। तो फिंगर के बीच वाले जो जॉइंट है यानी कि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ज्यादा खुल जाता है
और एंड वाला ज्वाइंट यानी कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है ना, ये झुक जाता है। तो ये डिफॉर्मिटी यूजुअली किसके कारण होती है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दिखाई देती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें इम्यून सिस्टम अपने ही जॉइंट्स को अटैक करता है और इन्फ्लेमेशन होता है। तो जब ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो ये उनके जॉइंट्स को और उनके लिगामेंट्स टेंडन उसके कारण वीक हो जाते हैं, जिससे ये डिफॉर्मिटी डेवलप होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्थराइटिस टाइप allergic reaction is feature of type 1 reaction, type 2 reaction, type 3 reaction और type 4 reaction। तो यहां मैंने आपको शो किया हुआ है टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 रिएक्शन। इम्यून इसमें से रिएक्टेंट कौन से होंगे? टाइप 1 में IgE और टाइप 2 और टाइप 3 में IgG होंगे। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, तो अभी पूछा गया है आर्थरस टाइप, तो यहाँ आपको शो हो रहा है नीचे टाइप 3 में आर्थरस रिएक्शन। ओके, तो किसमें शो हो रहा है? टाइप 3 में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइप 3 रिएक्शन। ओके, तो आर्थरस रिएक्शन एक एग्जाम्पल है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। इसमें क्या होता है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स जो होता है वो टिश्यू में डिपॉजिट होते हैं और इन्फ्लेमेशन को करते हैं। ओके, तो टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिपॉजिट होने के कारण जब इन्फ्लेमेशन करते हैं तो आर्थरस रिएक्शन उसका मेन फीचर होता है। जबकि टाइप 1 में क्या होता है? इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी होती है और IgE एंटीबॉडीज की वजह से होती है। टाइप 2 रिएक्शन किसके कारण होता है? IgG के कारण होती है, और इसमें जो है वो एंटीबॉडीज डायरेक्टली टारगेट करती है सेल सरफेस एंटीजन को। ओके, और टाइप 3 में तो बता दिया आर्थरस रिएक्शन होती है मेन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टाइप 3 रिएक्शन। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।